हाय फ्रेंड्स, चैंपियंस केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट सब्जेक्टिव का आंसर की करवाने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा शेयर कर दें ताकि दूसरे लड़का को भी कुछ ना कुछ फायदा मिले। और सबसे शॉर्ट ट्रिक और सबसे बेस्ट अगर गारंटी है जो सबसे बेस्ट और सबसे शॉर्ट ट्रिक पर, तो आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहला चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होगा उसको डी ब्लॉक एलिमेंट, और जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में होगा उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये हम लोग आपको क्रैश कोर्स के तौर पर खींच रहे हैं। ये क्रैश कोर्स क्या वीडियो है जिसमें हम छांट करके कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो क्रैश कोर्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, जो 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व के 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व के चुंबकीय गुण की व्याख्या करें। व्याख्या करें 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व के चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व का चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर, या इसमें दे देगा जो संक्रमण तत्व के, और में हम क्वेश्चन लिखते हैं जो संक्रमण तत्व के चुंबकीय गुणों की विवेचना करें। संक्रमण तत्व के चुंबकीय गुणों की विवेचना करें। आप लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिए, संक्रमण तत्व के चुंबकीय गुणों की विवेचना करें, या 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व का चुंबकीय गुण। क्वेश्चन आप लोग लिख लिए। अब देखिए इसका हम लोग कैसे इसको हम लोग डिफाइन करें। देखिए आप लोग को बताए थे फाउंडेशन बैच में, जो शक्ति भी सरमन फेको निकुंजन बताए थे। आप बते 21 SC से लेकर के 30 ZN तक में ZN का जो विन्यास आता है ये 4s2 और 3d10 आ जाता है। ZN का विन्यास क्या आता है, 4s2 3d10 हो जाता है। तो आप बताइए इसमें D में तो इसका फुल फील्ड है ना, यह पारामैग्नेटिक नहीं होगा, यह क्या होगा, डायमैग्नेटिक, यानी प्रति चुंबकीय हो जाए। ये मेरा डायमैग्नेटिक हो जाए। क्या होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत, डायमैग्नेटिक का अर्थ होता है प्रति चुंबकीय पदार्थ हो जाए। क्या होगा, ये प्रति चुंबकीय पदार्थ हो जाए। तो 21 से लेकर के 29 कॉपर तक में देखिए 3d9 होगा ना। ये जितना भी तत्व है यह सामान्यतः पारा चुंबकीय होता है। सामान्यतः क्या होता है, पारा चुंबकीय होता है। सामान्यतः यह क्या होता है, पारा चुंबकीय होता है। कहिए ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा कहाँ 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः क्या होता है, पारा चुंबकीय। चूंकि सामान्यतः इसलिए हम लोग लगाए क्योंकि 21 SC से 29 कॉपर तक मात्र एक डायमैग्नेटिक है 30 ZN। बाद बाकी जनरली आप सामान्यतः इसलिए लगाते क्योंकि पारामैग्नेटिक की संख्या ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसको क्या लगाते हैं, सामान्यतः। इसलिए इसको क्या लगाते हैं, सामान्यतः पारा चुंबकीय होता। ऐसा पहला तो इसका 3D ऑर्बिटल अपूर्ण होना, पहला इसका जो है 3D ऑर्बिटल अपूर्ण होना, पहला इसका दिक्कत है। इसका पहला कंडीशन जो 3D ऑर्बिटल ऊपर अपूर्ण होना, और दूसरा इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा होने के कारण, होता है। इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा होने के कारण होता है। तो कहता है 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः पारा चुंबकीय होता है। 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः पारा चुंबकीय होता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा होने के कारण होता है। 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व, 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः पारा चुंबकीय होता। सामान्यतः क्या होता, पारा चुंबकीय।
ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा होने के कारण होता। हो गया। 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः पारा चुंबकीय होता है। 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः पारा चुंबकीय होता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा होने के कारण होता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के बेजोड़ा होने के कारण होता है। परिभाषा है, जो 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः पारा चुंबकीय होता है। क्या होगा? 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः पारा चुंबकीय होता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा होने के कारण होता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा होने के कारण होता है। 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः पारा चुंबकीय होता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा होने के कारण होता है। तो लिख लिए, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व, परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। तो 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व, 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व, 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः पारा चुंबकीय होता है। सामान्यतः पारा चुंबकीय होता है। सामान्यतः पारा चुंबकीय होता है। ऐसा पैराग्राफ चेंज करके लिखना। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ ऐसा 3D ऑर्बिटल अपूर्ण होने के साथ साथ ऐसा 3D ऑर्बिटल अपूर्ण होने के साथ साथ अपूर्ण होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा होने के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा होने के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा होने के कारण होता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा होने के कारण होता है। आप लोग को देखिए, इसका एग्जांपल हम बता रहे। देखिए, कहता है हम बताए थे जो शक्ति भी सरमन फेको निकुजन। आप बताइए, इसको लिख सकते हम लोग SCTI शक्ति, VCRMN सरमन, FECO फेको, NICU निकुजन जन। आप बताइए, स्कैंडियम जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 21 होता है। इसका पहले विन्यास निकालिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या होगा? 1। अब बताइए, डी में हम बताए थे, कल भी बताए थे अगला लेक्चर में, जो एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एस में एक कक्षा होता है, पी में 3 कक्षा होता है और डी में 5 कक्षा होता है। एस में क्या गो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या गो कक्षा होता है? एस में एगो कक्षा, पी में 3 गो और डी में 5 होता है। डी में क्या गो कक्षा होता है? 5 गो। एस में क्या गो कक्षा? 1, पी में 3, डी में 5 कक्षा हो। तो अब बताए, इसका लास्ट विन्यास किसमें है? लास्ट विन्यास किसमें है? 3D में ना। इसका लास्ट विन्यास किसमें है? 3D में। तो अब बताइए, इसका हम लोग 5D में क्या को कक्षा देंगे? 5 कक्षा को देंगे। दे दिए हम लोग 5। 3D 1 है ना। आप बताइए, एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर देते। आप बताइए, ये जो है जोड़ा है या बेजोड़ा है? ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये जोड़ा है या बेजोड़ा है? तो आप बताइए, ये बेजोड़ा है। कहिए क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक अल्फा इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या था? बीटा इलेक्ट्रॉन। तो आप बताइए, यहाँ पर सिर्फ कौन सा इलेक्ट्रॉन है? अल्फा इलेक्ट्रॉन। तो ये बेजोड़ा है या जोड़ा है? बेजोड़ा है ना। तो ये बेजोड़ा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग n से सूचित करते हैं। n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वो बेजोड़ा है। अब बताइए, हम आप लोग को बताए थे मैग्नेटिक मेजरमेंट, चुंबकीय आघूर्ण बराबर, जो म्यू बराबर क्या था? म्यू बराबर क्या था? रूट अंदर
n इंटू एन प्लस 2bn था ना। म्यू बराबर क्या था, रूट अंदर n इंटू एन प्लस 2bm। तो म्यू का मान n का मान कितना, इसमें रख देंगे निकल जाएगा। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 इंटू एन का मान 1, फिर कोस्ट है, फिर n का मान 1 प्लस क्या होगा 2bm। कोई दिक्कत। और इसका खोज जो है बोर्स मैग्नेट्रॉन, बोर्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे बोर्स मैग्नेट्रॉन पर रखा है। कोई दिक्कत। तो अब बताइए म्यू का 2 है 1, 3 कोष्ट खुलेगी फिर गुना होगा, 2 प्लस 1 3, और कोष्ट खुलेगी फिर गुना होगा ना। तो म्यू बराबर 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो म्यू बराबर क्या हो जाए √3। तो √3 का मान होता है, √3 बराबर 1.732 होता है। यहाँ पर हम लोग रख लेंगे जो म्यू बराबर 1.732bm। इसको आप लोग को समझने में कोई दिक्कत, आप लोग इसको आसानी से, इससे पहले भी हम लोग इसको डील किए थे। पारा चुंबकीय पदार्थ, तो 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः पारा चुंबकीय होता है। ऐसा पहला तो इसका 3D कक्षा अपूर्ण है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा, ये अपूर्ण है। ये पूर्ण कब होता है, जब D में 10 होता, तो इसमें D में 1 है तो ये अपूर्ण है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बेजोड़ा। इसका पहला तो 3D कक्षा अपूर्ण, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बेजोड़ा हो। अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन है, जो संक्रमण तत्व की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था की व्याख्या करें। संक्रमण तत्व के परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था की व्याख्या। और में क्वेश्चन है, जो 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व का परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, या इसी को हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था की व्याख्या। देखिए कहता 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व जो जैसे एस्केलियम, जिसका परमाणु संख्या 21, कहता है डी ऑर्बिटल तब ठोस माना जाता है जब डी में 0, 5 और 10 इलेक्ट्रॉन होता है। डी ऑर्बिटल कब ठोस माना जाता है, जब डी में 0, 5 और 10 इलेक्ट्रॉन होता है। कहता है डी ऑर्बिटल तब ठोस माना जाता है जब डी में 0, 5 और 10 इलेक्ट्रॉन, इसके नजदीक में जिसको जो होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण कर लेता, उसको हम लोग उसका परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए इसके नजदीक में डी 0 होना है, तो इसका पहले विन्यास 1s2 से 4s2 तक 20, 3d1। इसको आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, पहले 3 की पहले 4, पहले 3 ना फिर 4। पहला चार्ज जो होता है, ये पहला चार्ज जो इस पर लेंगे हम लोग एससी पर जो हम लोग पहला चार्ज लेंगे, वो एस में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बराबर होगा। किसके बराबर, पहला चार्ज जो लेंगे इस पर, तो एस में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बराबर होगा। पहला चार्ज किसके बराबर होगा, एस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो एस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है 2 गो, तो 2 प्लस पहला ले लेंगे, 1s2 से 3d1, और 4s से 2 प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या होता है, त्याग कर रहा है। इसका मतलब 2 प्लस जब हुआ तो 2 निकलेगा, तो एस से 2 निकला, 0 हो गया। अब हमको डी 0 करना है या ना, यहाँ पर हम लोगों को डी 0 करना, तो डी 0 करने के लिए एससी पर क्या करेंगे, 3 प्लस लेंगे, 1s2 से 3d 0 हो जाएगा। अब बते 4s 0, +2 और +3 में सबसे अधिक स्टेबल +3 होता है, सबसे अधिक स्टेबल +3 होता है। कोई दिक्कत। एक हम कॉपर एग्जाम्पल के लिए लेकर के बताते। देखिए कॉपर जिसका परमाणु संख्या कितना होता है 29। आप बताइए इसको हम लोग कर सकते 3d9, इसको जब हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे 3d10, 4s2 आ जाएगा। पहला चार्ज s में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, 1s2 से 3d10, 1s2 से क्या होगा 3d10, और 4s क्या हो जाएगा 0। तो कहता है +2 इसका स्टेबल होगा कॉपर का।
कहता है 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व जो है यह सामान्यतः परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता। सामान्यतः क्या करता? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता। 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है, ऐसा उसमें भी बताए। तो पहला 3D ऑर्बिटल अपूर्ण होना। पहला क्या होगा? 3D ऑर्बिटल अपूर्ण होना। 3D ऑर्बिटल क्या? अपूर्ण होना। और दूसरा क्या था? उसमें था इलेक्ट्रॉन भेजोरा। और इसमें क्या प्राप्त करने के लिए? स्टेबल स्टेट को प्राप्त करने के लिए करता। तो कहता 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ स्टेबल स्टेट को प्राप्त करने के लिए करता है। 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा होने के कारण होता। 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ स्टेबल स्टेट को प्राप्त करने के लिए करता है। 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ स्टेबल स्टेट को प्राप्त करने के लिए करता है। आप लोग यहाँ तक लिखिए। अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन है जो संक्रमण तत्व की जटिल लवण या जटिल गुणों की व्याख्या। संक्रमण तत्व के जटिल लवण या जटिल गुणों की व्याख्या कर। क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व के जटिल लवण या जटिल गुणों की व्याख्या कर। देखिए क्या हो। कहता है COH2O का हॉल 6, COH2O का हॉल 6, हॉल पर हम 2 प्लस दे दें तो ये x जिसका निकालना प्लस न्यूट्रल लिगांड है 0 गुना 6 बराबर क्या होगा 2। ये टर्न क्या होगा? तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप बस इसका जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो लिगांड से पहले लिगांड की संख्या का नाम लिखेंगे। तो लिगांड की संख्या कितना है? हेक्सा। H2O का नाम एक्वा और कोबाल्ट कितना ऑक्सीडेशन नंबर? सेकेंड। और कुछ नहीं तो है। कहता 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व जो है सामान्यतः जटिल लवण का निर्माण करता है। जटिल गुण को दर्शाता है। सामान्यतः जटिल गुणों को दर्शाता है। कौन सा गुण दर्शाता है? जटिल गुण को दर्शाता है। ऐसा पहला तो 3D ऑर्बिटल अपूर्ण होना। पहला क्या होगा? 3D ऑर्बिटल अपूर्ण होना। आप लोग नीचे में हम परिभाषा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं जो आप लोग ये क्वेश्चन आंसर में लिख ली। पहला 3D ऑर्बिटल अपूर्ण होना, 3D ऑर्बिटल अपूर्ण होना, साथ में अपूर्ण होना और साथ में लिगांड से जोड़ा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अधिक होने के कारण करता है। अधिक होने के कारण कहता 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः जटिल गुण को दर्शाता है। 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः जटिल गुण को दर्शाता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ लिगांड से जुड़ा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होने के कारण करता है। 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः जटिल गुणों को दर्शाता है। सामान्यतः क्या करता है? जटिल गुण को दर्शाता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ लिगांड से जुड़ा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता अधिक होने के कारण। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ लिगांड से जुड़ा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता अधिक होने के कारण 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः जटिल लवण का निर्माण करता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ लिगांड से जुड़ा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता अधिक होने के कारण होता है। 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ लिगांड से जुड़ा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता अधिक होने के कारण। परिभाषा क्या हो जाएगा? 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व
सामान्यतः जटिल गुणों की व्याख्या करता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ लिगांड से जुड़ा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता अधिक होने के कारण करता है। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, जो 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व का उत्प्रेरकीय गुण, 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व का उत्प्रेरकीय गुण, और या में दे देना है संक्रमण तत्व के उत्प्रेरकीय गुणों की व्याख्या करें। संक्रमण तत्व के उत्प्रेरकीय गुणों की व्याख्या करें। देखिए N2 और H2 है, जब यह बिना कैटेलिस्ट का रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है NH3। जब कितना नाइट्रोजन 2 से गुना करता है, हाइड्रोजन 2 3 3 2 6। जब बिना कैटेलिस्ट का था तो ये स्लो था, ये क्या था, स्लो था। जब इसी रिएक्शन में हम लोग 3H2 में Fe या MO को डाल देते, ये मेरा उत्प्रेरक है, कैटेलिस्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक है। ये बनता वही 2NH3 है, लेकिन ये क्या हो जाता फास्ट। आप लोग देखे होंगे 1 kg चीनी में अगर 1 गिलास पानी को डालेंगे तो चीनी को पिघलाने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता हो, तो यहाँ पर भी इसको फास्ट करने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। जो उत्प्रेरक क्या है, Fe या MO, तो यहाँ पर क्या बनाता है, ये 2NH3 हो जाता है क्या, फास्ट। क्यों होता है फास्ट, क्योंकि अभी जस्ट बताए थे 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व जो है समानतः परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। अपना जो वैलेंसी को चेंज करता है, +2 से +3 करता है, +4 करता है, ये जो अपना वैलेंसी चेंज करते रहता है, इसलिए इसको जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में डाला जाता है तो अभिक्रिया की दर को भी परिवर्तित कर देता है। क्यों, क्योंकि अपने वैलेंसी को क्या होता है, हमेशा चेंज करते रहता है, जिस कारण इसको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में डालते हैं तो अभिक्रिया की दर को भी क्या करता है, चेंज कर देता। कहता 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसे जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में डाला जाता है तो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व का उपयोग समानतः उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसे जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में डाला जाता है तो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व का उपयोग, लिख लीजिए, 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है, उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसे जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में डाला जाता है तो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। ये क्योंकि इसे जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में डाला जाता है तो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। तो 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व का उपयोग समानतः उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसे जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में डाला जाता है तो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। आप लोग इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जो संक्रमण तत्व के रंगीन लवण के निर्माण को लिखे। संक्रमण तत्व के रंगीन लवण के निर्माण को लिखे, या 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व के रंगीन गुणों की व्याख्या करें, या 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व के रंगीन गुणों की व्याख्या करें। कहता 3D श्रेणी का जो संक्रमण तत्व होता, 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व जो सामान्यतः कलर साल्ट का निर्माण करता, यानी रंगीन लवण का निर्माण करता है। ऐसा 3D, पहला तो 3D ऑर्बिटल अपूर्ण होना, 3D ऑर्बिटल क्या होना, अपूर्ण होना। दूसरा DD ट्रांजिशन के कारण होता है। आप लोग 1 मिनट इसको थोड़ा समझ लीजिए। जो एक एक्सिस पर सभी D ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम होता है, जब एनर्जी लेवल को चेंज किया जाता है तो 2 सेट में बट जाता है, जिसको हम लोग T2G सेट और EG सेट के नाम से जानते हैं।
जिसको हम लोग किस सेट के नाम से T2G सेट और EG। जब T2G सेट का इलेक्ट्रॉन EG सेट में और EG सेट का इलेक्ट्रॉन T2G सेट में जाता है तो इस प्रक्रिया को DD ट्रांजिशन कर, इस प्रक्रिया को DD ट्रांजिशन। जब T2G सेट का इलेक्ट्रॉन EG सेट में जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग DD ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि ये भी DA का दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन संक्रमण, तो DD संक्रमण हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो DD ट्रांजिशन के कारण होता है। कहता 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व समांतर रंगीन लवण का निर्माण करता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ DD ट्रांजिशन के कारण होता है। पहला 3D ऑर्बिटल अपूर्ण होना, 3D ऑर्बिटल अपूर्ण होना, पहला इसका क्या 3D ऑर्बिटल अपूर्ण होना, साथ में DD ट्रांजिशन के कारण। कहता 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन लवण का निर्माण करता है। 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व समांतर रंगीन लवण का निर्माण करता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ DD संक्रमण के कारण होता है। 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन लवण का निर्माण करता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ DD संक्रमण के कारण होता है। 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन लवण का निर्माण करता है, सामान्यतः रंगीन लवण का निर्माण करता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ DD संक्रमण के कारण होता है। तो लिख लीजिएगा 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन लवण का निर्माण करता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन DD संक्रमण के कारण होता है। ऐसा 3D कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ DD संक्रमण के कारण। आज आप लोगों को ये 5 प्रॉपर्टीज को याद करके रखना है। इसके बाद मैं अगला वीडियो में कुछ लेक्चरें बच गई है, कुछ क्वेश्चन बच गई है, वो क्वेश्चन जो है मैं अगला वीडियो में फिर डाल दूंगा। आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को पहला नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो डालने पर पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। थैंक्स, आज यहीं तक, अगले वीडियो में